चलो तो सर एक बार इसका आंसर बताएं, 13वें क्वेश्चन का आंसर। इसमें सही आंसर होगा गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थाओं के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी का क्या करना है। देखो अब सही तरीके से क्लास चल रही है आप सबकी। देखो आप सब सुभाष सर को बुलाना चाह रहे हो ना, तो उनकी अनुपस्थिति में देखो क्लास मतलब सुभाष सर को भी आपका इंतजार है ना। तो आप एक बार कमेंट करके बताइए क्लास सही तरीके से चल रही है। सर जी ऐसा ही पेपर रिजल्ट, हाँ जी एक बार बताइए आप जल्दी से कमेंट करके, क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलो तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 13 का 4 नंबर आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, 14वां प्रश्न। तो एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर आप टिक कर ले। देखो 14 जो प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2019 से भारत की सकल राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति है, यानी 14 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा ना। मानव विकास सूचकांक जो 2019 है उसमें से हर पारी में सवाल आया है, हर पारी में। तीनों जीके के पेपर हैं, तीनों जीके के पेपर में एक एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 2019 और 20 का, उसमें से हर पारी में एक एक सवाल आया। आपको पहले भी बताया एक सवाल निश्चित रूप यहाँ से आएगा। चलो अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार यूरिया अनुदान पर संभावित व्यय, यानी जो 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, करंट से संबंधित है ना। चलो आगे की बात करते हैं, फिर हमारा आ जाएगा आंसर 16वां क्वेश्चन है ना, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ये हमारे इकोनॉमिक के सर के द्वारा बताया गया है। तो मैं सिर्फ आपके सामने एक साधन हूँ ना, जो बता रहा हूँ बाकी सर के द्वारा बताया गया था। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व कहलाता है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, निष्पंदन स्फीति है ना। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 17वें प्रश्न की, तो ये भी आपके करंट से संबंधित है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार जो आपकी आर्थिक समीक्षा है बजट की, उसमें जो पहला ही पेज है, जो पहले पेज की टेबल है, उसमें से नीचे वाला एक इंडेक्स छोड़कर ऊपर वाले में चेक करोगे तो आपको शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित जो स्थिर है, यानी प्रचलित नहीं पूछा है, यहां पूछा है आपसे स्थिर 2011-12 की कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन है उस पूरी टेबल में, और कोई डाटा ही नहीं है, ना तो 5.75 उसमें कोई डाटा है, ना आपका 6.25 है, ना 6.10 है, उसमें एक ही दे रखा है। मैंने पहले पेज की टेबल को याद करने के लिए कहा था, उसमें से है 5.70 और भी है आगे, लेकिन इसमें आप लाख करोड़ लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला प्रश्न, व्यक्तिगत आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हस्तांतरण भुगतान, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य योजना के तहत एक एमओयू का मतलब है सरकार ने किसके साथ इस योजना को अंजाम देने के लिए बातचीत की, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, यानी किसके साथ समझौता किया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए आयुष्मान भारत जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, और इसके बाद सरकार ने चिरंजीवी योजना को शुरू किया। तो इस योजना में सरकार ने 2 ऐसी संस्थाएं जिनके साथ समझौता किया है, एक इसमें आपकी राजस्थान स्टेट हेल्थ जो इंश्योरेंस एजेंसी है, जो बीमा प्रदान करने का काम करती है, वो होगी, प्लस इसके साथ एक दूसरी कंपनी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इन दोनों कंपनियों के साथ राजस्थान सरकार ने क्या किया है, यहां पर समझौता किया, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। ये सब मिलकर 3 एजेंसी इसमें होगी, एक भारत सरकार, एक आपकी राजस्थान स्टेट हेल्थ जो आपकी इंश्योरेंस एजेंसी, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये 3 जो संसाधन या 3 प्रकार की इसमें संस्थाएं एक साथ मिलकर काम कर रही है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर है ना। चलो आगे की बात करते हैं। अगला 20वां प्रश्न देखिए, ये भी आपके करंट से संबंधित है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या था, यानी 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका कितने होगा, 2 नंबर होगा। आर्थिक समीक्षा में जिस समय आपको जोतों के आकार के बारे में पढ़ाया गया था, तो ये कहा था कि जोतों का एक तो थोक मूल्य सूचकांक और एक जोतों की संख्या और उनका आकार, हर परीक्षा में यहाँ से सवाल आता है और आपके पेपर में भी आ गया। 2.73 हेक्टेयर आपको बार बार बताया गया था। ये जोतों का राजस्थान में क्या है, औसत आकार डिसाइड किया है। जोतों के संबंध में मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि जो कृषि का सर्वेक्षण आया है, आप कहोगे सर ये 20-21 की आर्थिक समीक्षा है, तो हमसे सवाल तो 15-16 का बहुत पुराना पूछा जा रहा है। पुराना सवाल नहीं है, ये कृषि सर्वेक्षण 2015-16 में किया गया है। उसके बाद
उससे पहले 2012 में किया गया। उसके बाद कोई कृषि सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इस वजह से 15-16 की जो रिपोर्ट है उसका ही डाटा हमारे पास रहेगा, चाहे आर्थिक समीक्षा 18-19 की हो या 20-21 की हो। तो 2.73 हेक्टेयर इसका सही जवाब यानी होगा। सर के द्वारा जो सुबह करंट की क्लास ली जाती है उसमें से ये सारे प्रश्न आए हैं, है ना। तो चलो अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा 21वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है। ये तो हमारी ज्योग्राफी का प्रश्न है और ये तो आप इसको अच्छी तरीके से कर पाओगे क्योंकि ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते, बीकानेर और नागौर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, ज्योग्राफी में ये हमने करवाया भी है। तो अब अपना आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, केंद्रीय बैंक मंदी या अपस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्न प्रयोग करता है। यानी 22वें क्वेश्चन का जो यहाँ से राइट आंसर होगा, जो यहाँ से हमारे 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो एक बार आप इसको टिक कर ले, फिर हम आगे की बात करते हैं ना। तो 22वें का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। चलो 23वां प्रश्न, राजस्थान में सेवा क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उपक्षेत्र की वर्तमान कीमतों पर 2020-21 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। यानी 23 का आंसर होता है सर। इकोनॉमिक सर्वे में आपको पढ़ाया गया था कि ये बात कर रहा है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का 42 से 45% स्थिर और प्रचलित कीमतों के बारे में आपको पढ़ाया गया था। उसमें देखो ये कह रहा है सेवा क्षेत्र में भी अलग अलग क्षेत्र डिसाइड किए गए। उसमें वित्तीय सेवाएं हैं, उसमें आवास और पेशेवर सेवाएं हैं, व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट है, परिवहन, भंडार और संचार है। मैंने कहा है तो ये सारे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन इन सब में सेवा का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है उसका नाम है व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। बाकायदा परसेंटेज सहित आपको ये सारे सेक्टर आपको बताए गए इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट होगा। 3 नंबर हो जाएगा। चलो 24वां प्रश्न, सर्वाधिक सामान्य रूप में काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है। तो ये साइंस से संबंधित है। 24 का आप जो राइट आंसर कर सकते हो और इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सिलिकॉन। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर यहाँ से बात करते हैं। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रतिविकिरण प्रक्षेपास्त्र रेडिएशन मिसाइल जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया गया है का क्या नाम है। देखिए आपसे जब करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया तो आपसे ये पूछा गया था कि रुद्रम फर्स्ट जो है वो क्या है, ऐसा सवाल आया था। और हर पारी में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है। तो आपको पढ़ाया था रुद्रम फर्स्ट क्या है, तो यहाँ लिखा है डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मतलब डीआरडीओ, इसके द्वारा विकसित की गई प्रतिक्रियात्मक प्रक्षेपास्त्र यानी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उससे इसका क्या किया गया था, सफल परीक्षण किया गया था। तो रुद्रम फर्स्ट क्या चीज है, ये एक रेडिएशन मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। यानी 26 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, जीएसटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो आप इसको टिक करते हुए चलो कि आपके कितने सही और लास्ट में बता देना कितने सही है ना। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई। सर योजना का प्रश्न आपका। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना IM शक्ति, आपको बार बार पढ़ाया था IM शक्ति। ये IM शक्ति का मतलब ये था इंदिरा महिला शक्ति निधि। बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए हम इंदिरा महिला शक्ति योजना शुरू करेंगे। और सरकार ने इस योजना को, मैंने बताया जिस समय सरकार ने अपना 1 वर्ष पूरा किया था उस वक्त 18 दिसंबर 2019 को इस सेवा को क्या किया गया था, यानी इस योजना को शुरू किया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है 18 दिसंबर 2019। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो आप 28 फ्यूज तार जो होता है उस फ्यूज तार में और बल्ब में और एक हीटर का जो तार होता है इसमें फर्क है। बल्ब का जो है और हीटर के जो वायर होते हैं या चाहे आपका रोड हो उसमें हमेशा गलनांक उच्च होना चाहिए, लेकिन विद्युत फ्यूज तार में गलनांक आपका क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। 2 जगह निम्न गलनांक है, लेकिन उसके बाद आप पढ़िएगा
उच्च विशिष्ट प्रतिरोध या निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, तो निम्न गलनांक के साथ आपका प्रतिरोध जो है वो उच्च होना चाहिए। एक चीज निम्न होनी चाहिए और एक चीज क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या होगा, 1 नंबर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है ना, तो अगला प्रश्न हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है। जाहिर सी बात है ये तो आपको बता हो जाएगा ना सर, एक बार इसको बताएं। जीवाणु आप लोग सब जानते हैं, रात को दही में हम जामुन जब लगाते हैं तो उसके बाद वो सुबह दही जमता है, वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। तो आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये सुभाष सर के द्वारा आपको पढ़ाया भी गया है जब ये टॉपिक पढ़ाया गया था। तो 30वें का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 30वें का 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास में भी बताया था कि ग्रीन हाउस गैस पर हर परीक्षा में सवाल आ रहा है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदार पूछा जाए, ये अभी आपका जो पेपर हुआ पीछे आरपीएससी उसमें पूछा गया सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो उसमें तो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहां पूछा है कौन सी नहीं है, इसका मतलब आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने कहा था कि तीनों जिम्मेदार गैसें हैं, इनमें सबसे ज्यादा पूछी जाए तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। लेकिन ये पूछा कौन सी नहीं है, तो नाइट्रोजन इसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। चलो अगला प्रश्न तो ज्योग्राफी से संबंधित होगा। देखो 31वां प्रश्न है, ये क्या बोल रहा है, इसने बोला निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। यानी जैव विविधता के लिए, जो हमारे जैव विविधता है इस जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है। जैव विविधता में क्या आता है, सारे पेड़ पौधे जो भी जीव जंतु पादप है वो सब जैव विविधता में आते हैं। जाहिर सी बात है जैसे ग्लोबल वार्मिंग ये जैव विविधता को क्या करता है, प्रभावित करता है ना। प्राकृतिकवास का विखंडन, अरे प्रकृति का अगर विखंडन होगा तो वो भी आपका जैव विविधता को प्रभावित करेगा। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण ये भी आपके जैव विविधता को प्रभावित करता है। लेकिन हम यहाँ से बात करते हैं शाकाहार को प्रोत्साहन, अगर शाकाहार को प्रोत्साहन दिया जाता है तो जैव विविधता को कोई खतरा नहीं है। भाई शाकाहारी आदमी है उसको जैव विविधता का कहीं का खतरा, इसका मतलब यहाँ से ये वाला जो 31 में इसका ये डी वाला इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 31 में जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ए बी और सी इसका राइट आंसर होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा 32वां प्रश्न, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी 32वें का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका विक्रम राइट आंसर होगा, जो आपके करंट से संबंधित भी है। अगले प्रश्न की ओर हम आगे की ओर चलते हैं। तो इसका आप राइट आंसर टिक कर ले, विक्रम है ना। नेक्स्ट एक मिनट, भारतीय कोविड-19 सर ये करंट का आप बताओ। देखिए जिस दिन लास्ट क्लास हमारी हुई थी उससे पहले भी मैंने 3-4 बार कहा था कि हर परीक्षा में आपका कोविड का एक सवाल आएगा, और ये सवाल हूबहू आपको बताया था कि ये पहले स्टेनोग्राफर के पेपर में आ चुका है। कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने की आवश्यकता तरम पर पहला जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ उसमें सिर्फ ये पूछा कि कोवैक्सीन जो है उसको किस टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो मैंने आपको बार बार कहा था कि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर आप याद रखिए। अंतिम क्लास में आपको ये करवाया गया था कि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है। ये इसका सही जवाब होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर है ना। चलो अगला प्रश्न जैसे हम बात करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ है। तो बताए भाई 34वें का आंसर क्या होगा। हाँ जी 34वें का आंसर क्या होगा, देखो कमेंट करो जल्दी से, देखते हैं। 1-2 प्रश्न तो ऐसे होने चाहिए जो डायरेक्ट आप भी बता दो, तो देख पाते हैं यहाँ से कितने इसका राइट आंसर करोगे। तो 34वें का जो राइट आंसर हो आप यहाँ से टिक कर सकते हो। इसका क्या होगा सर, केवी लार है ना। इसका इसमें 2 नंबर। फुलेरिन जो है वो किसी भी प्रकार से बुलेट प्रूफ जैकेट से संबंधित नहीं है। फुलेरिन से किसी भी प्रकार की जैकेट नहीं बनाई जाती। और कोलता तो खैर आप जानते हो पेट्रोलियम और जो ये प्राकृतिक पदार्थ आपके हैं पेट्रोलियम के साथ लिक्विड जो है उनमें कोलतार को शामिल किया जाता है। तो ये 2 ऑप्शन अगर कैंसिल करते तो भी आपको इसमें उत्तर मिल जाता। फॉर्मेलिन का संबंध किसी भी प्रकार से जैकेट प्रूफ से नहीं है। तो एक ही उत्तर ऐसा है जिसका संबंध जैकेट प्रूफ से है। चलो अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है। तो ये आपके साइंस से संबंधित आरबीसी का जो जीवन काल है वो हर परीक्षा का फेमस सवाल है। इसमें आप लोगों को कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इसका 120 दिन का जीवन काल होता है। तो इसमें 120 राइट आंसर है ना। चलो अगला प्रश्न यहाँ से 36, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप
शुरू किया सर, ये भी करंट का है। देखिए, एक सरकार ने दिसारी ऐप बनाया, अलवर के आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। प्रसिद्ध जो ऐप बनाने वाले डेवलपर हैं मास्टर खान साहब, उनका नाम आप सब लोग जानते होंगे। उन खान साहब के नेतृत्व में इस दिसारी ऐप को क्या किया गया था, विकसित किया गया था। तो सरकार जो है वो दिसारी ऐप के माध्यम से ऐसा करती है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ से राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली केथ लैब स्थापित की जा रही है? तो जरा इसका राइट आंसर बताइए। ये भी आपके कारण से राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली केथ लैब, जिस समय इसका उद्घाटन किया गया था उस समय आपको बताया गया था कि राजस्थान में एक जगह मात्र केथ लैब बनाई गई है। उसके बाद राजस्थान में अब अलग अलग जगह, जयपुर में भी केथ लैब बनाई जा रही है, लेकिन पहली केथ लैब की अगर बात की जाएगी तो वो राजस्थान के जोधपुर जिले में पहली बच्चों की केथ लैब बनाई हुई है, जिसका पिछले दिनों उद्घाटन किया गया था। तो इसे 37 का राइट आंसर क्या होगा सर? जोधपुर, है ना। चलो तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहते हैं? अरे ये तो ज्योग्राफी का प्रश्न है, छोटी सी बात है कि जो आपका छोटा नागपुर कहा जाता है वो छोटा नागपुर किसे कहा जाता है? जैसे कानपुर तो आपका कोटा होगा, लेकिन यहाँ संतराई की बात कर रहे हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? सर जरा इसको बताएं, ये भी आपके कारण से संबंधित है। राजस्थान की अगर कामधेनु योजना की बात की जाए, कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में आपसे सवाल पूछा है। इसमें देखो, पहला है लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी जरूरी है, यानी जिसके पास 1 एकड़ भूमि होगी उसी को इसका लाभ मिलेगा। पहली बात तो यह है। उसके बाद दूध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए, इसका उत्पादन इतना भी होना चाहिए कि उसके पास इससे कम उत्पादन होगा तो लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो है वो लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी लाभार्थी जो है उसको इस प्रकार का लाभ होना चाहिए, तभी इसमें फायदा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ए, बी और सी तीनों इसके क्या होंगे, इसमें नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग है। तो ये सभी के सभी पॉइंट जो है वो इस योजना के कामधेनु डेयरी योजना के संबंध में सत्य है। आप इस बात का ध्यान रखें। और अच्छा सवाल ये दिया है, बहुत ही शानदार सवाल है। और जैसे अनीता जी बोल रहे हैं कि आज में करंट के क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल आए करंट अफेयर्स और के सर के हर द्वारा पारी में जो है वो पेपर बहुत ज्यादा पूछे गए इस बार। चलो तो बार बार आप कह रहे सुभाष जी सर कहाँ है? सुभाष जी अभी वो यहाँ है नहीं, वरना वो आ जाते। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है। अभी देखो ये भी सिंपल सा प्रश्न, ज्योग्राफी का प्रश्न है। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क, यानी जो आकलवुड फॉसिल्स पार्क है ना, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो वो कहाँ पर है? हमारे जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। सिंपल सा प्रश्न है, ज्योग्राफी से संबंधित है। देखो ज्योग्राफी का प्रश्न तो गलत होना ही नहीं चाहिए जिन्होंने पढ़ा ना। चलो देखो ये मैथ्स वाला है, तो आप इनके डायरेक्ट आंसर टिक करें, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन मैं यहाँ करवा नहीं सकता, ज्योग्राफी का टीचर हूँ, तो आप डायरेक्ट आंसर टिक करें ना। तो 2 संख्या समझ लेना आप, जैसे भी 41 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपके क्या होगा? आपने ऐसे किया हो तो आपका ये सही हो जाएगा। 2 संख्याएं 3 और 7 के अनुपात में, यदि इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। तो अगर ऐसे भी करते हैं कि मान लो x है तो 3x और 8 जोड़ना है तो 3x प्लस 8 बटे आप लिखते 7x प्लस कितना, यहां पर 8 जोड़ना था 8 जोड़ देते, उसके बाद उसका अनुपात 5:9, तो 5/9 हो जाता। तो इससे x का मान निकालना था तो आपका सही उत्तर आ जाता। तो इसके 2 मान आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। चलो तो नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 42 से प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन तथा उसके नीचे 2 तर्क वगैरह क्या प्रतिष्ठित लोग हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 42 का जो राइट आंसर होगा वो आपका 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न को आप एक बार देख लें और इसके विकल्प भी एक बार आप चेक कर लें। जो 42 का राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ से 42 का राइट आंसर यहाँ टिक कर देता हूँ 3 नंबर, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो आगे की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट, एक कूट भाषा में जो भी है को रूप में कूटमत किया जाता है। आपके सामने कि प्लांट जो है उसको QMBOU के साथ कूटबद्ध किया गया है। सीधा सा मतलब है P को Q कर दिया, M को L को M कर दिया, A को B कर दिया, फिर N है उसका U कर दिया। तो आपको इसका पैटर्न देखना था कि पैटर्न क्या है। तो P के बाद में क्या आता है? Q आता है, ऐसा आप जानते हैं, ठीक है। L के बाद क्या आता है? M आता है। उसके बाद A के बाद क्या आता है? B आता है। यानी जो अक्षर इधर दिया गया उसका नेक्स्ट अक्षर आपको लिखना है। तो T के बाद क्या आता है? ठीक है, U आता है। तो U 2 में है, यहां भी U है, यहां भी U है। ऐसे सब अक्षरों का नेक्स्ट अक्षर आपको क्या करना था? देखना था बस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर।
चलो अगला प्रश्न बताइए सर आप। 44 नीचे दी गई अंक श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ से जो हमारे 44 का राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा 71 नंबर। तो आप इसको टिक कर लें 71 है ना, यानी 3 नंबर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं यहाँ से। तो एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। उसने 650 अंक प्राप्त किए हैं और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए हैं। पूर्णांक कितने थे। तो आप इसका जो 45 का राइट आंसर है, तो इस 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर टिक करें, ये होगा आपका इसका राइट आंसर ये वाला, यानी 2, यानी 2000 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से, जो ये वाला प्रश्न है, एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 900 और 954 है। तो मूलधन कितना होगा। तो ये कल का पेपर जो है आपने अगर देखा हो, ये सवाल सिर्फ डाटा चेंजर कल वाले में यहाँ 900 था और यहाँ 929 या 200 या 229। अगर कल वाला पेपर आपने देखा हो तो कल वाले पेपर में हूबहू ये सवाल आया हुआ है, सिर्फ संख्या आगे वाले ने चेंज की, पैटर्न वही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर, यानी 3750 है ना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 47वां प्रश्न, निम्न दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई किसी ने किया भी है ये, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट ही तुक्का ही मार के आए हो। चलो तो इसका 47 का जो राइट आंसर होगा हमारा, जो 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। यानी इसका राइट आंसर जो निकलेगा 47 का जो ये चार्ट है, इसका राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर होगा। आपसे पूछा गया है कि अगर किसी शहर में कुल वयस्क 60,000 है तो कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारों का आपको संख्या बतानी थी टोटल। चलो अगला प्रश्न की बात कर लेते थे, वो ज्योग्राफी के प्रश्न आगे। सर करंट का प्रश्न आप बताइए इसको। देखिए, जब भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक प्राप्त किया भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, तो मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि भारत ने इतिहास रच दिया है। और भारत और किसके बीच में, जर्मनी के बीच वो मुकाबला खेला गया था, जिसमें जो है वो इस टीम को क्या कर दिया था, हरा दिया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी की टीम को हराकर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल क्या किया था, प्राप्त किया था। तो इसका सही जवाब ये वाला होगा, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो आगे की बात करते हैं यहाँ से। एम्प्लेक्स नामक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण, जिस समय हमारे यहाँ ऑक्सीजन का बड़ा संकट था, व्यापक स्तर की ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उस समय एम्प्लेक्स नामक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था रोपड़ जो थी उसने विकसित करके ऑक्सीजन के संबंध में हमारी आवश्यकताओं को कुछ हद तक पूरा करने की क्या की थी, कोशिश की थी। तो राधे राधे सर को भाई IIT रोपड़ ने जो है वो इस प्रकार का कदम उठाया था। चलो अगला प्रश्न यहाँ से बात करते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों के दिए गए अंक 60 वगैरह जो भी ये प्रश्न है, तो इसमें यहाँ से सर आप करंट बहुत अच्छा करवाते हैं सर आपके लिए। देखिए आपको पूछा गया दी गई श्रृंखलाओं में यहाँ पर चलो ये हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 96, 28, 35, 10, 40, 9, 85 और 25 ये अंक आपको दिए गए। इनसे पूछा कि इस रेंज का, यानी आपसे रेंज पूछिए। रेंज का मतलब सीधा ये होता है कि भाई सबसे छोटा डाटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, उन दोनों का अंतर निकाल लो। इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ नजर आ रही होगी वो 96 है, और सबसे छोटी संख्या अगर बात की जाए तो यहाँ क्या है 9 है। इन दोनों का आप लोग क्या निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो। तो 9, 96 से 6 तो सीधे चले गए, फिर 3 और घटा दो तो आपका 87 जो है वो सही। रेंज का मतलब होता है उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा, यानी हाईएस्ट सीमा में से लोअर लिमिट जो होती है उसको घटा दो तो आपकी रेंज आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। तो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न सूचक के स्थान पर क्या आएगा, यानी 51वां जो प्रश्न सर एक बार बताएं इसको भी आप। देखिए यहाँ पर सीधा दे रखा है BCEHL, यानी डिफरेंस देखना था आपको सीधे सीधे कि B के बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है, तो 2 के बाद 3 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, C के बाद E आ रहा है, 5 आ रहा है, उसके बाद लगातार इसमें क्या क्या ऐड हो रहा है। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यानी 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद कितना हो गया, एक एक अक्षर लगातार क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ। इसमें 12 के बाद फिर 3 के बाद एक अक्षर और बढ़ा दो। फिर 52 प्रश्न नीचे दिए गए कहते हैं, जरा ये भी सर आप ही कराओ। इसमें देखो एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, एक कमरा जो है वो फूलों से क्या दिखता है, खूबसूरत दिखता है। कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं, यानी इस प्रकार का, वैसे तो आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए इस तरीके के सवाल में, लेकिन फिर भी एक कमरा फूलों के जो है फूलों से खूबसूरत दिखता है।
कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं और बिना फूलों का कमरा जो है वो बदसूरत दिखता है। तो पहला जो कथन दे रखा है उसके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष की अगर बात की जाए तो यहां ध्यान रखना, ना तो आपके पास निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 कथन का नहीं, क्योंकि कथन में आपको क्या कहा गया है पहले वो आपको चेक करना होता है। तो कथन में यहां कहा गया है कि एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है। अब खूबसूरत दिखने का कोई मतलब ये नहीं है कि भाई आपका कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं, कोई उगाने आपके इस कथन में दिया हुआ वो देखना है, अपने प्रैक्टिकल नहीं सोचना है। यहां कहीं दिया हुआ है क्या कि उगाए जाते हैं, नहीं उगाए जाते, कुछ नहीं दिया। बिना फूलों का कमरा बदसूरत दिखता है क्या, जरूरी नहीं, इसमें नहीं दे रखा। तो इसका सही जवाब होगा न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2। एक इसका राइट आंसर है 52 का ना। चलो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 53वां प्रश्न हमारे यहाँ पर टोक्यो सर, ये भी करंट ये देखिए, मैंने आपको जिस दिन ये बनाया गया था बाकायदा आप लोगों को मैंने गाना भी क्या किया था, शेयर किया था आपके साथ कि भाई ये गाना जो है वो कंपोज किया गया हाल ही में। तो कुछ लोग इसका उत्तर गलत बता रहे हैं, गलत नहीं लगाना है, ध्यान रखना। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो चाहे वो ओलंपिक हो, दोनों का ध्यान रखना। संगीतकार व गायन किसने किया, तो ये भारतीय थीम का जो बहुत ही शानदार सॉन्ग है वो मोहित चौहान के द्वारा कंपोज किया गया है और उन्हीं के द्वारा उसे गाया गया है। दोनों काम उन्होंने किया है, कंपोज भी उन्होंने किया है, ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, गाया भी इन्होंने। तो मोहित चौहान इसका सही जवाब होगा। इन वालों का कोई संबंध, कुछ लोग AR रहमान करके आए, वो गलत जवाब है। AR रहमान का इनसे कोई संबंध नहीं है, शंकर महादेवन का भी नहीं है और विशाल दलरानी का भी नहीं है। ये सही जवाब क्या बात है सर, आपकी करंट वाली क्लास तो विस्फोट कर दिया। देखो सर, सारे की सारी इसमें से प्रश्न है ना। तो करंट वाली क्लास से ज्यादा प्रश्न। देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा के ये भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष है। जो 75वां था उसकी बात नहीं कर रहा है, ये 76वें सत्र के लिए अब्दुल्ला शाहिद जो है उन्होंने अध्यक्षता की थी और ये मालदीव के हैं, ठीक है, कहां के हैं, मालदीव के हैं। तो चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लो, किस भारतीय संगठन संस्था ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की गई, जरा देखिए यहाँ पर है, किस भारतीय संगठन संस्था ने एक नई योजना, फास्टर योजना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस प्रकार की योजना जो है वो क्या की गई थी, शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने फास्टर नाम की एक इस प्रकार की योजना को क्या किया था, शुरू किया था। चलो अगला प्रश्न की हम बात करते हैं यहाँ से 56वां जुलाई 2000। अच्छा ये भी सर आपके प्रश्न ब्रिक्स वाला, देखो करंट जरा देखिएगा, सर के प्रश्न तो विस्फोट कर रहे हैं ना। यहाँ है जुलाई 2021 में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी। अब आप सोचिएगा कि 56 नंबर जो आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, इस 56 नंबर में यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की जो अध्यक्षता है वो भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री ने की थी। और मैंने ये भी बताया था कि इस प्रकार वो गए, अपना ये उन्होंने भाषण दिया और इस प्रकार की बातें कही। तो भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री जो है उन्होंने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की। तो इसका राइट आंसर ये वाला है ना। चलो संयुक्त राष्ट्र, ये फिर करंट का प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, मैंने जिस दिन मोदी जी ने भाषण दिया उस दिन आपको बताया गया था कि भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, जो वर्तमान के हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी जवाब आएगा, लेकिन अध्यक्षता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहले हैं। और अगस्त का महीना जो है सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाएगा, आपको पता है, उसके बाद, ठीक है। तो इस बात ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसमें क्या किया, अध्यक्षता की है ना। चलो राजस्थान के सांसद, सॉरी ये फिर करंट, बहुत ही अच्छा सवाल है। राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं भूपेंद्र सिंह जी, और आपके अजमेर से आते हैं तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहना चाहिए। भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रालयों का प्रभारी बनाया गया है। तो पहला सवाल जरा देखिए, कानून एवं न्याय मंत्री नहीं है, आपको पता है किरण रिजिजू जी वर्तमान में हमारे कानून मंत्री हैं। अगर अंतिम क्लास भी आपने देखी हो तो अभी आपको यह आएगा। उसके बाद पर्यटन मंत्री ये नहीं है, जो पटेल साहब हैं गुजरात से आते हैं वो पर्यटन मंत्री है। ये दोनों मंत्रालय नहीं है, अगर ये दोनों पता हो तो आपका जवाब बन जाएगा इस पेपर में। तो पर्यावरण मंत्री भी है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी इनके पास है। तो आपका बी और सी सही जवाब, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, क्योंकि बी और सी होगा तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। चलो अगले और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो 58 के बाद में ये लो सर, फिर आपका प्रश्न देखिए, मतलब आज तो सही है। राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना जिस समय दिया गया था उस समय बताया गया था कि किस क्लास तक की पढ़ाई जो है वो बच्चों के लिए फ्री की जाएगी, ये सब बातें उसमें आई थी, ठीक है।
यहाँ पर 2021 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गई, यानी अनाथ बच्चे जो हो गए हैं, उन अनाथ बच्चों के लिए तत्काल सहायता कितनी? तो मैंने आप लोगों को यह कहा था कि तत्काल सहायता के रूप में सरकार 1 लाख रुपए की जो है वो इसमें क्या करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका राइट आंसर है ना, 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान। प्लस ध्यान रखना, जितने भी सरकारी स्कूल है उनकी पूरी व्यवस्था सरकार करती है, और उसके बाद जैसे ही वो 18 साल की उम्र का हो जाता है, सरकार उसे एक मुश्त 5 लाख रुपए प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया? हाँ तो यार ये भी करंट का ही लगभग निबंध में से 2020 में ऑक्सफोर्ड जो है आपकी ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्दकोश जो है वो प्रति वर्ष एक शब्द का चुनाव करती है, और इस वर्ष जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान की वजह से प्रत्येक मिशन जो केंद्र सरकार का उसके साथ ये आत्मनिर्भर शब्द जुड़ा हुआ है। तो जब से मोदी जी ने आत्मनिर्भर नाम लिया है तो इन्होंने भी सोचा क्यों ना हम भी ऐसा कर दें, तो आत्मनिर्भर जो शब्द है वो इस 2020 का ऑक्सफोर्ड जो शब्द है वो चुना गया है। चलो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर करंट का और वो भी वैसा का वैसा जैसा आपको बताया गया। मैंने आपसे ये कहा था कि भावना जाट का संबंध कहां से है। हमारा सवाल क्लास का इतना ही था कि भावना जाट का संबंध है, और उसमें ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैंने कहा था कि भाग लेने जा रही है तो परीक्षा में हो सकता है राजस्थान से जो आ रहे हैं उनका जो है वो आपका सवाल आ सकता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया राजस्थान के किस जिले से है? तो ना तो डूंगरपुर से, ना भरतपुर से, ना उदयपुर से। इनका सही जवाब जो है वो राजसमंद से है। ये लड़की जाकर भी आई, वापस आई तो राजसमंद आकर अपनी माँ को ये कहा इसने कि वहां तो बहुत सारा प्रकार का भेदभाव होता है लोगों के साथ, तो अपनी माँ के कदमों में अपना सर रखकर ये बच्ची रोने लगी। ऐसी भावना जाट के बारे में आपको बहुत बताया गया है पहले। अगला प्रश्न बताइए सर। अगला है राष्ट्रीय विधिक विज्ञान यानी फोरेंसिक साइंस। जैसे वर्तमान की जितनी भी घटनाएं हो रही है, चाहे वो बलात्कार की हो, चोरी की हो, जितनी भी है, ये सब की सब घटनाएं होने के बाद जितने भी अवशेष होते हैं उन अवशेषों को लेकर के एक हमारी विशेष टीम काम करती है। प्रत्येक पुलिस थाने में ऐसा होता है। तो फोरेंसिक टीम भी राजस्थान में भी है, सब जगह है, लेकिन देश की पहली फोरेंसिक जो साइंस की यूनिवर्सिटी है वो गुजरात में बनाई गई है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे ना, जिस समय उन्होंने अपना पहला भाषण जो दिल्ली में दिया था, उस भाषण में उन्होंने जिक्र भी किया था कि भाई हमारे देश की पहली फोरेंसिक साइंस लैब देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो गुजरात का मुख्यमंत्री है। और मेरे गुजरात में ऐसा है कि हमारे फोरेंसिक विज्ञान की जो है वो यूनिवर्सिटी है। और अब राजस्थान के जोधपुर में भी इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब गुजरात होगा। फिर सर, फिर आपका प्रश्न है करंट। अच्छा सर, फिर करंट है, देखो सर, है ना, ये सवाल मैंने कहा था राजस्थान मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना रट लेना, पेपर में सवाल छप जाएगा, और वो छपा है। लेकिन आपको आया या नहीं आया ये देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपए प्रति माह 1,000 रुपए की बात थी, और अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष अनुदान प्रदान करेगी सरकार। पहला कथन आपका एकदम धुआं सही है। इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ होगा, ये भी एकदम सही बात है। इसके बाद नीचे वाला आपका जो है वो क्या है जरा देखिए, यहाँ है कि केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को पात्र नहीं माना जाएगा। ये सही बात है कि पात्र नहीं माना जाएगा। तो आपके ऊपर वाले जो कथन है वो आपके तीनों कथन जो है वो, इसमें एक कथन मैंने छोड़ दिया बीच में, वो जरा देखिए। ये बीच में मैंने पढ़ा नहीं, गलती से रह गया। एक मिनट, ये लो सर। हाँ, ये देखो, इसमें लिखा है इस योजना का पर सालाना 600 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ये गलत बात है भाई। सरकार 600 करोड़ रुपए इस पर खर्च नहीं करने वाली। सरकार इसमें करने वाली है कितने, लगभग 1200 करोड़ के आसपास पैसा खर्च करने वाली है। तो 600 करोड़ की राशि का प्रावधान सरकार ने इसमें नहीं किया है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इसका सही जवाब जो है वो उसमें ये 600 करोड़ वाला गलत है, बी आपका गलत है। तो बी को राइट आंसर है वो सही है, 1 नंबर, यानी एक नंबर। 1200 करोड़ रुपए के आसपास की राशि सरकार इसमें खर्च करने वाली। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त, ये भी करंट का सर। 13वें लोकायुक्त करंट के प्रश्न आ रहे हैं। 13वें लोकायुक्त जो है वो मिलाप चंद्र जैन नहीं है, जीएल गुप्ता साहब नहीं है, और एसएस कोठारी पहले थे। तो मैंने कहा था कि अशोक गहलोत जी के गृह जिले से आते हैं, यानी जोधपुर से आते हैं, और उनके बहुत करीबी जानकार भी हैं। तो प्रताप कृष्ण लोहरा जो है वो न्यायमूर्ति हैं। तो ये आपके लोकायुक्त हैं वर्तमान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर है, 3 नंबर है ना। नेक्स्ट, जुलाई 2, फिर करंट का प्रश्न है सर।
यहां आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा हुआ है, यानी ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? तो कृषि मंत्रालय नहीं देता है, सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भी नहीं देता, एमएसएमई मंत्रालय भी नहीं देता, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है वो यह पुरस्कार क्या करता है, प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर। अगला प्रश्न, अक्टूबर 1857 विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? हाँ, जाहिर सी बात है आपको टाइम ही नहीं देना, सही चीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? टाइम कितना ही दो, लेकिन वहां से सवाल आएगी कोई गारंटी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 का मेजर बटन। ये तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, सुभाष सर ने बताया होगा। कोर्ट का जो है ना वो बटन उतार देना चाहिए आपको, तो कोर्ट में बटन लगते हैं तो कोटा का बटन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर। चलो अगला प्रश्न, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? देखो ये भी एक सिंपल सा प्रश्न है जो 67 का राइट आंसर है। जरा इसका एक बार आंसर बताया, तो इसका क्या हो जाएगा? सवाई प्रताप सिंह, है ना? सिंपल सा प्रश्न है। चलो आगे की बात करते हैं फिर। बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या है, यानी चित्र बनाने वाले। आप लोगों को ये बताया गया था जिस समय व्यक्तित्व पढ़ाई, और सर ने भी आपको पढ़ाया था कि बनी ठनी जो है वो प्रसिद्ध चित्रकला है, और मोनालिसा का आपने नाम सुना होगा। मोनालिसा से इसकी तुलना की जाती है, और राजस्थान की मोनालिसा इसे कहा जाता है। इसका निहाल चंद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? देखो ये भी सिंपल सा प्रश्न है, देखते हैं कितने इसका राइट आंसर दे पाते हैं। 69 का आप इसका अच्छे तरीके से राइट आंसर दे पाओगे। जो हमारा 69 का राइट आंसर हो जाएगा वो 1459 हो जाएगा ना। चलो तो ये सिंपल से प्रश्न आप टिक करते हुए चलिए। राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? अब देखो यार, ये तो 17वां प्रश्न, तो जाहिर सी बात है कि जो राजस्थान में ये क्रांति जो प्रारंभ की गई थी वो आपके नसीराबाद से, और नसीराबाद कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न की बात करते हैं। उस महाराणा का क्या नाम था जो केशरी सिंह भारत के चेतावनी चुंगटे से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा भी रद्द कर दी गई थी? और इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको पता है वो महाराणा फतेह सिंह थे ना। फतेह सिंह को सोल्ट लेके उसके बाद वो वापस आ गए वहां, एक बार दिल्ली में होते हुए भी उन्होंने भाग नहीं लिया उसमें। चलो अगला प्रश्न, संत मीराबाई का जन्म कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में? ये प्रश्न बताओ भाई। देखो सिंपल सा प्रश्न, ये भी आप कर पाओगे। जो यहाँ से 72 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? पाली। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली। चलो आगे अगर बात करते हैं, राजस्थान आहार से प्राप्त प्राचीन अवशेष से संबंधित है, तो 73 का राइट आंसर क्या है? 73 का जो राइट आंसर होगा वो किससे होगा? 73 का जरा आंसर होता है इसका 70 जो 3 है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ताम्रपाषाण।
जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए है, या वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए है, रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए। देखो जैसे ये अभिकलन जैसे शब्द आए तो आपको इंग्लिश पढ़ लेनी चाहिए, अगर समझ में नहीं आए तो आ जाएगा समझ में। अब जरा देखो यहां पर ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक है। ऑक्सीजन मांग की जरूरत जो है वो किसके आधार पर है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें प्रदूषण की जांच करने के लिए इस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र जो है वो मजबूत करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए आप लोगों को इसका पता चल गया होगा, इसका सही जवाब ये होगा। क्या होगा? 2 नंबर हो जाएगा। हाँ, चलो विनोद जी सही कह रहे हो। Yes. अगर अभी भी नहीं लाए हो तो इकोनॉमिक सर्वे जो है उसकी प्रिंट निकलवाओ, पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, 20 से 25 सवाल इस प्रत्येक पेपर में। और जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नाम दिया? ये तो महात्मा गांधी जी है सी। चलो, है ना। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 81 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 81 का जो बीसी तिलक, जीके गोखले, अनंत पटवर्धन, एमजी रानाडे। 21 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सॉरी 81 का, जो 81 का राइट आंसर होगा आपका कौन सा नंबर का हो जाएगा? जीके गोखले, है ना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। भाई यहाँ से प्रश्न, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में महा एवं वर्ष में विलय हुआ। देखो ये प्रश्न कई बार पूछा गया, सेकंड ग्रेड में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपका 82 का जो राइट आंसर होगा वो आपका आपने नाम सुना होगा ना, नवंबर 1948 इस हैदराबाद रियासत का भारत में क्या किया गया था? विलय किया गया था। और रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? अब ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, तो देखो जाहिर सी बात है, जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी तब मैंने बताया होगा धौली गंगा और जहाँ विष्णु गंगा मिलती है वहाँ पर विष्णु प्रयाग है, और जहाँ पर आपकी भागीरथी नदी और जो आपकी अलकनंदा मिलती है वहाँ पर आपका देव प्रयाग है। लेकिन ये पूछ किसके बारे में रहा है? रुद्रप्रयाग, जो आपका यूके में है। यूके का मतलब उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी और अलकनंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ से पूसा, सिंधु, गंगा किस फसल की एक किस्म है? देखो आपको जब कृषि पढ़ाया था तब मैंने सारी चीज़ें बताई थी ना, जैसे कृषि के लिए जलवायु, तापमान, वर्षा और इसकी किस्में वगैरह। तो आपको पता है 84 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा ना। चलो आगे की बात कर लेते हैं फिर। नेक्स्ट, जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? ये आपके पर्यावरण से संबंधित है। इस प्रश्न का मतलब क्या होगा कि जैव विविधता का मतलब जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु वगैरह है, ये अस्तित्व में क्यों है? देखो ये अस्तित्व में क्यों, आपको पता है मृदा निर्माण। बिल्कुल, जैव विविधता के लिए मृदा निर्माण बहुत जरूरी है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, पादप है, ये मृदा पर उगते हैं, तो ये इसका मृदा निर्माण है। मृदा अपरदन की रोकथाम। देखो अपरदन का मतलब होता है मिट्टी के कण एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है, तो उसको रोकना। बिल्कुल ये तो सही बात है भाई, रोकेंगे तो जैव विविधता रहेगी, ठीक है ना। अवशिष्ट का पुनः चक्रण, यानी जो भी कोई अवशिष्ट पदार्थ है उनका सही तरीके से प्रयोग करना। जैसे मान लो कचरा वगैरह हो तो उसका अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो यहाँ पर पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है। और फसलों का परागण, जाहिर सी बात है फसलों का परागण भी आपका ये जो जैव विविधता है इसको प्रभावित करता है। तो आपका 85 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ABCOD, यानी चारों के चारों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले 86 में सुएज नहर निम्नलिखित से किनको मिलाती है? देखो ये प्रश्न भी आपका ज्योग्राफी से है, ठीक है। तो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। में यही सवाल आया था, चलो पारी में भी। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? टंगस्टन में राजस्थान में तो आपका नागौर है, लेकिन विश्व की बात करते हैं तो वर्तमान में इसका कौन सा हो जाएगा? चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? जो आपका 87 का आंसर, ठीक है। चलो फिर राजस्थान में 56 का मैदान। देखो 56 का मैदान, ये तो सिंपल सा प्रश्न है। माही नदी जिसका उद्गम महद झील मध्य प्रदेश से होता है, तो माही नदी है ये 56 का मैदान इसके बेसिन में आ जाता है ना, जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, क्योंकि वहाँ पर 56 नदी नालों का समूह है। पहले प्राचीन काल की हम बात करते हैं, और माही बेसिन को जो है इसको हम प्राचीन पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? माही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है। देखो ये थोड़ा सा कठिन, इसका ये कठिन है थोड़ा सा, इसका लेवल भी अच्छा है। हो सकता है आप में से ये सारी चीज़ें किसी ने पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी, है ना। तो ये क्या है कि एक खनिज उत्पादन जैसे यूरेनियम के केंद्र से संबंधित है सारे के सारे। इनमें जैसे आपने हम बात करते हैं जो 89 का जो राइट आंसर होगा
वो आपका 89 का जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर होगा, यानी ये वाला। देखो दोमिया से यात जो है ये आपका मेघालय में है, जैसे गोगी जो है ये आपका जैसे 4, यानी गोगी जो है डी वाला यानी 2 नंबर पर, यानी कर्नाटका में है, ठीक है। और ये रोहिली जो है ये बाड़मेर में है, बाड़मेर के राजस्थान, बाड़मेर कहाँ पर, राजस्थान में है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की हम यहाँ से बात कर लेते हैं। तो सूची 1 को, ये तो देखो उद्योग में काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ाया है, जब हमने भारत के उद्योग पढ़े थे मैंने आपको कहा होगा हिंदाल्को, बाल्को, माल्को, नाल्को, ये अच्छी तरीके से पढ़ा था। मैंने आपको बताया बाल्को, बालक रूस जाते हैं, बालक रूस जाते हैं, तो रूस की सहायता से कौन है, बाल्को, और बाल्को में को आ रहा है, बाल्को में को आ रहा है, तो को का मतलब कोरबा। और मैंने आपको हिंडाल्को के बारे में भी बताया था कि हिंडाल्को HI से शुरू होगा, और हाई किसको भेजा जाएगा, रेणु, यानी हिंदाल्को किससे हो जाएगा, रेणुकूट से हो जाएगा। तो आप इसको मिला सकते हो, ए यानी बाल्को, कोरबा, तो ए में 2 नंबर आएगा, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। इसका मतलब अगला देखते हैं, हिंडाल्को है, तो हिंडाल्को आपका कहाँ पर, रेणुकूट में होगा, यानी 4 नंबर पर, तो ये 4 नंबर। अब 4 नंबर किसी में नहीं दिख रहा, इसमें 4 नंबर है लेकिन इसमें 2 नंबर नहीं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भी बताया होगा जैसे बाल्को की स्थापना, हिंडाल्को की स्थापना 1958 में हुई थी, और बाल्को की स्थापना 1965 के अंदर हम यहाँ से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है क्योंकि पढ़ाया हुआ भी है। चलो अगले प्रश्न की हम यहाँ से बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ग्रीन मफलर संबंधित है, देखो ये भी सिंपल सा प्रश्न है। ग्रीन मफलर जो संबंधित है वो आपका किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। चलो इसका भी राइट आंसर टिक कर ले। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2001-11 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कम रही, ये भी ज्योग्राफी से संबंधित है। और जनसंख्या तो आपने सुभाष सर से पढ़ी रखी होगी, तो आपका ये गलत हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री गंगानगर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां से इस प्रश्न का जवाब दो, देखते हैं कि इसका प्रश्न का जवाब कितने जने दे पाते हैं। तो इसका आप जवाब दो, देखो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक से भारत की संविधान सभा कितने सदस्य तक अवस्थित रही है। देखो ये संविधान सभा के निर्माण के बारे में नहीं पूछ रहा है, आपको पता है कि 24 जनवरी 1950 को विधानसभा की जो अंतिम बैठक थी उसको समाप्त कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो इसका राइट आंसर 3 वर्ष 1 माह 16 दिन है। आप इसको संविधान का निर्माण से संबंधित नहीं है, संविधान सभा अस्तित्व का ठीक मतलब ये है कि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी उससे ये संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगली बात करते हैं, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से जो चंबल नदी के बांध है, मैंने आपको काफी बार बताया होगा गांधी का राज, अरे मैंने बताया ना गांधी का राज, हम कई बार पढ़ते हैं गांधी का राज, हमने पढ़ा भी होगा गांधी का राज, यानी कि गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप और जवाहर सागर। आपको पता गांधी सागर जो है, ये गांधी सागर ये रहा, ये मध्य प्रदेश में है, बाकी सब के सब हमारे राजस्थान में है, कोटा, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये आपके चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है ना। गांधी का राज पढ़ा था, और हमने तो ये भी पढ़ा था कि इसका निर्माण 1959 में हुआ था, इसका निर्माण 1960 में हुआ था, इसका निर्माण 1970 में हुआ था, और जवाहर सागर का 1972 में इसका निर्माण हुआ था। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, यानी ACD, तो ACD या राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ज्योग्राफी के प्रश्न तो अब आए हैं सर, है ना, इतने तो करंट और साइंस से संबंधित है, ठीक है। तो ठीक है ना। तो अगले और प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हम बात करते हैं यहाँ से 95, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा प्रश्न है भाई, है ना। तो ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं, जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं ना। चलो अगले प्रश्न की ओर हम बात कर लेते हैं यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो ये आपके जैव संरक्षण जो राजस्थान में है उनसे ये संबंधित प्रश्न है। तो देखो गुड्डा बिश्नोइया जोधपुर में सही बात है, बीड़ झुंझुनू में ये भी सही बात है, रोटू नागौर में ये भी सही बात है, उम्मेदगंज जो है ये हमारे कौन से जिले में है, कोटा जिले में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उम्मेदगंज हो जाएगा, क्योंकि अजमेर, ठीक है। तो क्योंकि अजमेर देर का ना, तो अजमेर तो यहां से गलत हो जाएगा। चलो 97, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा
और उनको ऐसे शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। देखो आपको पता है कि अनुच्छेद 40 जो आते हैं ये भाग 4 में आता है, यानी ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। और नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद 40 है, और ये अनुच्छेद 40 गांधी जी से भी प्रभावित है, क्योंकि गांधी जी ने भी ये कहा था, क्या कहा था कि जिससे उनके बारे में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई थी। तो ये इसमें सीधा सा जो आपका 97 में जो राइट आंसर होगा वो स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने से संबंधित है। तो 97 का राइट आंसर जो होगा वो आपका 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने अनुच्छेद में पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से 98, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है। देखो सिंपल सा प्रश्न है 98 वाला, ये भी आप कर लोगे। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ना। चलो अगले प्रश्न की हम आगे और बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया। देखो संविधान का मूल ढांचा क्या है, ये मूल ढांचा कौन कहेगा कि ये संविधान का मूल ढांचा है? तो केवल और केवल ये सुप्रीम कोर्ट ही कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। लेकिन क्या होगा मूल ढांचा? जैसे पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा है, संविधान की सर्वोच्चता मूल ढांचा है, लोकतंत्र मूल ढांचा में आता है, गणराज्य मूल ढांचा में आता है, शक्ति प्रतिकरण मूल ढांचे में आते हैं। ये सबके सब इसके मूल ढांचे की जो व्याख्या करेगा वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। लेकिन मूल ढांचे की जो बात कही गई थी वो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का जो वाद आया था वो आपका 1933 का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि हमने यहां से पढ़ा होगा, जैसे मैंने आपको बताया भी होगा कि जैसे शंकरी प्रसाद है तो ये मूल अधिकार में फंडामेंटल राइट्स में संशोधन की बात करता है। शंकर सिंह ये भी फंडामेंटल राइट्स में संशोधन की बात करता है। लेकिन गोलकनाथ जो है ये आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार में संशोधन की बात नहीं करता है। जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था तो मैंने ये चीज़ बताई भी थी, ये सारे के सारे विवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में से किसी एक के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो, देखो गुरुजी महाराज की भी सुनो। हाँ महाराज विनोद जी आप भी बता दो, है ना महाराज? ठीक है, तो 100 का राइट आंसर होगा संसद की विधि द्वारा प्रदान करे, यानी संसद ही वो सारी की सारी शक्तियां उनको संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त इस प्रकार की सेवाएं दे सकता है ना। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी आप इसमें से मिला लेना भाई आपके कितने सही है। हो सकता है आपने भी इसको टिक किया होगा और लास्ट में आपको पता चल जाएगा कितने आपके सही हैं। तो कल आज के लिए हमारी करंट अफेयर्स की क्लास कल और नहीं होगी, परसों से वापस शुरू होगी वो क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने प्रेम से हमें सुना। आज के लिए इतने ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।